हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, जहां पर हम जानेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी 1945 के बाद भारत में किस तरह की स्थिति बनी हुई थी। ऑलरेडी हमने जो हमारा प्रीवियस सेशन था वहां पर जाना था क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में स्टार्ट किया था, कि किस तरह से क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। उसने जो भी प्रस्ताव दिए उससे भारत में कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों असंतुष्ट हुए और फाइनली हम देखते हैं कि 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है। हालांकि उसे बहुत जल्दी सप्रेस कर दिया गया था 1943 तक। इसी बीच हम देखते हैं कि किस तरह से इंडियन नेशनल आर्मी की जो इंडियन सोल्जर्स थे जिन्हें जापानीज सोल्जर्स ने हरा दिया था और अपने अंडर में कर लिया था, सुभाष चंद्र बोस के अंडर में उनके द्वारा उन इंडियंस से मिलाकर एक आर्मी बनती है जिसे हम बोलते हैं इंडियन नेशनल आर्मी या फिर आजाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है। ओके, तो यही वो टाइम पीरियड था जब इंडियन नेशनल आर्मी जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानीज के सरेंडर करने के बाद से ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कंट्रोल में आ जाएगी। और ब्रिटिश इंडियन आर्मी आईएनए के जितने भी मेंबर्स थे और जितने भी उसमें सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स, उसको भारत लेकर आती है और उसमें उनके ऊपर उनके ऊपर वकालती कार्यवाही चलाई जाती है, अदालती कार्यवाही चलाई जाती है। तो वही बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में कि 1945 के बाद क्या क्या चेंजेस आ रहे थे। देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, उसके बाद क्या बदलाव आए, तो आईएनए पर जो एक्शन लिया जाएगा वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही 1945 में क्या ऐसी स्थिति बनी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो ब्रिटिश जीत चुके हैं, जीतने के बाद भी ब्रिटिश अब इंडिया को इंडिपेंडेंस देंगे, वो स्थिति देखेंगे। भारत में ही जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उसके लिए क्या प्रस्ताव लाया जाता है कैबिनेट मिशन द्वारा 1946 में। तो ये सारी जर्नी हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वहां पर हम इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, पार्टीशन की बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। प्रीवियस जो सेशन हुआ था वहाँ पे एक बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम जो है मुस्लिम्स ने क्या नेशनल मूवमेंट में रोल प्ले नहीं करा है और ऐसा वैसा जो दुनिया भर की बातें वो लिख रहे थे, बहुत लंबी कहानी लिख दी उन्होंने। तो देखो, ये जो भी चीज़ें वो मैं बुक की पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है क्या नहीं है वो मैं यहाँ पर आपको नहीं शो करती हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ जो स्पेक्ट्रम बुक में लिखा है वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। और यूपीएससी का सिलेबस जो डिमांड करता है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यूपीएससी बेसिकली क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए मुस्लिम्स का क्या पार्टिसिपेशन था नेशनल मूवमेंट में, विमेंस का क्या पार्टिसिपेशन था, छात्रों का क्या रोल था, जमींदारों का क्या रोल था। तो उसको एज अ इंडिविजुअल कम्युनिटी तो रहेगी, लेकिन उसको सेपरेटली पढ़ना पड़ता है। जैसे 1857 के रिवोल्ट में मुस्लिम्स का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन था, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश ने टारगेट किया। 1919 में खिलाफत मूवमेंट के बाद देखते मुस्लिम्स का अच्छा रोल था, लेकिन उसके बाद से जो हिंदू मुस्लिम एकता है वो उतने बड़े लेवल पर नहीं दिखाई देती है असहयोग आंदोलन या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद से। तो इसको इतना अलग जोन में ले जाने का नहीं, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, एक सबका अपना रोल होता है, उसको दर्शाया गया था। नेशनल मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भारतीयों ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, सबका इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ सबके अपने हित भी थे। जैसे महिलाएं अपने हित की बात करिए, दलित वर्ग अपने हित की बात करिए जिसको अम्बेडकर जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुस्लिम के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जिन्ना और मुस्लिम लीग बनकर आए हैं। लेकिन एक कांग्रेस भी तबका है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के सभी तबके सभी वर्गों को रिप्रेजेंट कर रही है। तो थोड़ा सा हमें यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना है, जो एग्जाम पूछना चाह रहा है उसको हमें उस हिसाब से पढ़ना है। बिल्कुल एकदम पीक पर मत जाया करो, हिंदू मुस्लिम ये सब इधर नहीं फैलाने का। क्लास की चल रही है, ये बुक में जो लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें कोई मेरा अपना पर्सनल हित नहीं है या फिर मेरा कुछ पर्सनल नहीं है कि मैं आपको अपने विचार वहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा बच्चे की तरह ही बिहेव करने के लिए चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये जो हमारा चैप्टर है वो युद्ध प्रांत राष्ट्रीय परिदृश्य है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया में क्या सिचुएशन बनी थी उसको हम जानेंगे। बाकी ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कुछ कोर्सेज दिए हैं, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर प्लान। तो आप में से जितने भी बच्चे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पर विजिट करिए। लिंक में जाकर जब आप देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि किस तरह से आपका सिलेबस पूरा होगा, कौन कौन से टीचर्स पढ़ाएंगे, कौन से टॉपिक्स है, सब कुछ वहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो आप एक पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और 26 ऑफ मई को हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम है यूपीएससी का।
और प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में थोड़ा सा स्मार्टली हमको डील करना होता है, क्योंकि वहाँ पर आपका नॉलेज के साथ साथ स्मार्टनेस भी चेक की जाती है। फैक्चुअल टाइप के डेटा पूछे जाएंगे, घुमा के थोड़ा सा ऑप्शंस पूछ सकता है, तो इसके लिए प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ें उसके क्वेश्चंस ज़रूर लगाएं, इंटरनेट पे मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर सेट मिल जाएगा, या फिर मॉक टेस्ट, जैसे हमारा प्लेटफॉर्म ये मॉक टेस्ट लेकर आया है, जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मॉक टेस्ट तो स्टार्ट हो चुका है, आप अभी ज्वाइन कर लीजिए, समय अभी आपके पास लगभग 2 महीने का। और जो पुराने टेस्ट हैं उनको ज़रूर लगा लीजिएगा। और जब भी आप ये टेस्ट दें, मैं ऑलमोस्ट हर क्लास में बोलती हूँ, मैं वापस बोलूँगी कि प्लीज़ नंबर्स पर मत जाइएगा, आप कितना स्कोर करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको ध्यान रखना है कि हर एक मॉक टेस्ट में अगर 40 क्वेश्चन है तो 40 टॉपिक आपके तैयार होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रखे जाते हैं जो यूपीएससी के पूछने के चांसेस रहते हैं लास्ट 1 और 1.5 ईयर में करंट से रिलेटेड, ठीक है? तो प्लीज़ इन टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं आप अगर इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और अगर आप इस टेस्ट को ज्वाइन करने के बाद आप में से जो भी बच्चा प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है, आपसे हमारी टीम कांटेक्ट करेगी और आपको अंडर सृजन प्रोग्राम रजिस्टर किया जाएगा, जहां पर टीचर्स आपको मेंस के लिए प्रॉपरली गाइड करेंगे, ठीक है? चलो आ जाते हैं हम डायरेक्ट हमारे चैप्टर पे। बहुत सुंदर सा चैप्टर है, कंसेप्ट ही ज्यादा है, फैक्ट इतना ज्यादा है नहीं। जो 2-4 फैक्ट्स हैं आप उसको इजीली लर्न कर सकते हैं, ठीक है? चलो क्या बोल रहा है, 1943 के आंदोलन कमजोर पड़ने पर 1945 में धुरी राष्ट्र के पतन तक भारत में शांति रही। अब बोल रहा है यहाँ पर, मैंने थोड़ा शॉर्ट में ही नोट्स आपको बनाकर दिया। बेसिकली क्या बोल रहा है कि 1943 में आंदोलन कमजोर हो गया। कौन सा आंदोलन कमजोर हो गया भाई? वो आंदोलन जो हमारे देश में चल रहा था 1942 में, जिसको आप बोल रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट, या फिर इसे भारत क्या बोला जा रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन बोला जा रहा था, ठीक है? तो भारत छोड़ो आंदोलन ये 1943 तक आते आते अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका था। बहुत इजीली इसको सप्रेस कर दिया गवर्नमेंट ने। अब 1943 में जब ये आंदोलन शांत हुआ, तब से लेकर बोल रहे राइटर 1945 तक भारत में कुल मिला के शांति की स्थिति बनी हुई थी, ठीक है? 1945 का क्यों जिक्र करा? क्योंकि वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चलता है? 1939 से लेके 1945 तक। तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, ठीक है? 1945 में धुरी राष्ट्र जो वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके पतन तक भारत में शांति रही। तो ये जो बीच का 2-3 साल का टाइम पीरियड है ना, ये कुल मिला के भारत में शांति वाला काल था, राइटर ये बताना चाह रहा है। तो अब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वो 1945 में खत्म हो गया। हम क्विट इंडिया मूवमेंट चला रहे थे, वो भी खत्म हो गया। तो ये बीच के बाद वाले टाइम में जाएंगे, 1945 के बाद वाली स्थिति में जाएंगे कि क्या चल रहा है हमारे देश में। आंतरिक रूप से आक्रोश बना हुआ था। भले ही ये 2-3 साल हमने कोई बड़ा मूवमेंट नहीं चलाया, क्योंकि बड़ा मूवमेंट आप इमीडिएटली नहीं स्टार्ट कर सकते एक के बाद एक, है ना? एक आंदोलन चला, अभी उसको सप्रेस कर दिया गवर्नमेंट ने 1943 में, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, लोग को भी अंदर से चार्ज होना पड़ता है थोड़ा सा। तो यहाँ पर यही बोलता है कि लोगों के अंदर तो गुस्सा था, आंतरिक रूप से हमारे अंदर आक्रोश दिखाई देता है। उत्पादित वस्तुओं को सेना को भेजा जाना, क्या रीजन था कि हम लोग बहुत ही ज्यादा आक्रोश में थे या अंदर से हमारे अंदर गुस्सा था? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो अभी भी चल रहा है ना, 1943 के बाद भी। भले हमारा आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और भारत में जितनी भी खाद्य सामग्रियों का उत्पादन किया जा रहा था, क्योंकि यूरोप में वॉर चल रहा है, तो वहां पे फूड क्राइसिस ना हो, इसके लिए यहाँ से सारा जो फूड ग्रेन था वो बहुत कम कीमतों पे वहां सप्लाई किया जा रहा था। भारत में ऐसी स्थिति आ गई थी, महंगाई और खाद्य वस्तु की कमी, ठीक है? तो उत्पादित वस्तुओं को सेना को भेजा जा रहा था, जिससे भारत में महंगाई आ रही थी और लोगों को की जो बेसिक नीड्स थी ना, वो पूरी नहीं हो पा रही थी। ब्रिटेन से आवश्यक वस्तुओं के आयात में कमी, और ब्रिटेन से जो भी हमारी जरूरत की चीजें वो तो आ नहीं रही है, क्योंकि वहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर था। तो हम देखते हैं कि वहां से जो दूसरे देशों में सप्लाई हो रहा था, इवन गुड्स छोड़ो, सर्विस का सप्लाई तक रुक गया था, है ना? जो लोग आईटी सेक्टर वगैरह वाले अपनी जॉब वगैरह करते हैं, वो तक वहां तक का सप्लाई रुक चुका था। तो बेसिकली ब्रिटेन से आवश्यक वस्तुओं का आयात नहीं हो रहा था। भारत से अलग तेजी से वस्तुएं एक्सपोर्ट की जा रही थी, वो भी फूड ग्रेन्स। रक्षा व्यय मतलब जो वॉर लड़ रही है, इसमें ब्रिटिश इंडियन आर्मी भी इन्वॉल्व है। तो ना केवल हमारी बल का प्रयोग किया जा रहा है, हमारे फाइनेंस धन का भी प्रयोग किया जा रहा है। और वहां पर जो ब्रिटिश लड़ाई लड़ी है, उस रक्षा में चाहे युद्ध की सामग्री खरीदनी हो या सेना की आवश्यकता की पूर्ति करनी है, उन सब के लिए
भारत से पैसा जा रहा है, जो भी टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करी वो सब उठा उठा के उधर जा रहा है, रक्षा व्यय, ब्रिटेन पर भारत का बढ़ता कर्ज, ठीक है। तो लगातार ये जो सारी स्थिति बनी हुई थी, और वो भी किस वजह से बनी हुई थी, एक ऐसा वॉर जिससे हमारा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। डेफिनेटली हम जर्मनी के सपोर्ट में नहीं थे, लेकिन अब हम जाके वॉर वहां पे कैसे लड़ सकते हैं, है ना। तो हमें जबरन घसीटा गया, और वो भी इस लेवल पर कि हमारा बल, हमारा धन हर तरीके से हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा था यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो कुल मिला के शांति का काल था 43 से 45 तक, लेकिन फिर भी हमारे अंदर गुस्सा या फिर आक्रोश बना हुआ था सरकार के दृष्टिकोण परिवर्तन के कारण। अब बोल रहा है कि 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हो गया। अब देखो वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो इसका रिजल्ट क्या था, ब्रिटेन और उसके साथ के जितने मित्र राष्ट्र थे वो सब जीत गए, और इधर जर्मनी और एशिया में इसका सपोर्टर था कौन, जापान, ये सब क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। तो भाई होना तो ये चाहिए था, जब ब्रिटेन जीत चुका है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो वो भारतीयों पर और अच्छे से रूल करता, इवन हमें अच्छे से एक्सप्लॉइट करता, और हमें बहुत सारे चार्जेस भी लगा सकता था हम पर, पनिशमेंट दे सकता था कि भाई देखो तुमने हमको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत परेशान किया, अब बताते हैं हम तुमको। लेकिन 1945 के बाद से एकदम ब्रिटेन का बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, इंडिया के प्रति क्या ऐसा हुआ कि उसने अपना विचारधारा ही बदल दिया। और जो ब्रिटेन अब तक हमारी संविधान सभा बनाने के लिए राजी नहीं हो रहा था, या फिर बहुत मुश्किल से राजी हो रहा था कंडीशनल लेवल पर, वो ब्रिटेन ना केवल हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने तैयार है, बल्कि हमको इंडिपेंडेंस देने तैयार हो गया है ना। क्या रीजन था 1945 में, ऐसी क्या कारण बने कि सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया। सरकार मतलब ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ब्रिटेन की सरकार जो भारत में रूल कर रही है। युद्ध समाप्ति के पश्चात विश्व शक्ति संतुलन में परिवर्तन आया। बोल रहे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले स्थिति कुछ और थी, ब्रिटेन बहुत पावरफुल था वर्ल्ड लेवल पर, इंपीरियल पावर उसे कहा जाता था, साम्राज्यवादी शक्ति था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया और यूएस ने जो रोल प्ले किया, उसके बाद से वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटेन की स्थिति पलट गई, और वैश्विक पटल पे दो हमें पावरफुल कंट्रीज दिखाई देंगे, एक यूएस और दूसरा दूसरा रशिया, ठीक है। तो युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व शक्ति संतुलन में परिवर्तन आया। जो पावर का बैलेंस था वो ब्रिटेन के पाले से निकलकर किधर चला जाएगा, यूएस और रशिया के पास में, जहां अमेरिका और सोवियत संघ भारत स्वतंत्रता के ये दो पावरफुल कंट्रीज हमें दिखाई देंगी। और इन दोनों ही पावरफुल कंट्रीज में कहीं ना कहीं इंडियंस का इन्फ्लुएंस था। जैसे आपने यूएस में देखा था गदर पार्टी कितनी एक्टिव थी, सोवियत संघ जो है वो एशिया का कंट्री, वो भी थोड़ा सा हमारे फेवर में था। तो ये जो दो पावर्स आई थी ना, ये कहीं ना कहीं हमारे इंडिपेंडेंस के सपोर्टर थे। तो अब ब्रिटेन को इन्होंने साथ दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो अब इनकी भी आशा थी कि जब भारत स्वतंत्रता की डिमांड करा तो कहीं ना कहीं ये ब्रिटेन की तरफ देख रहे थे कि ब्रिटेन क्या एक्शन लेगा। डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली ब्रिटेन पर इन दोनों पावर्स का दबाव दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं उसे ये बात समझ में आ रही थी कि ये दोनों किस तरफ झुके हुए हैं, भारत की स्वतंत्रता की तरफ। तो अब मुझे उस दिशा में कोई ना कोई कदम लेना पड़ेगा, ठीक है। ब्रिटेन की लेबर सरकार का भारतीय लोगों की ओर झुकाव। देखो आपको पता है कि ब्रिटेन में इलेक्शन होने वाले थे 1945 में, ब्रिटेन में नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन दिखाई देता है। तो इसके पहले ब्रिटेन में कौन सी पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी थी। कंजर्वेटिव पार्टी का थोड़ा सा इंडियन नेशनल मूवमेंट की तरफ हार्श रवैया था, मतलब बहुत थोड़े से कठोर थे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति उनका कठोर रवैया था। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन में इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में लेबर पार्टी का गठन हुआ और एटली की सरकार बनती है। भारत सचिव उस समय बनकर आए थे पेंथिक लॉरेंस, ओके। तो ये जो एटली की सरकार बनी थी ना, ये लेबर पार्टी की थी। और लेबर पार्टी, देखो हर एक पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है, चाहे उसमें कोई भी व्यक्ति आए, वो कहीं ना कहीं पार्टी की विचारधारा से ही जुड़ा होता है। तो ऐसे ही ब्रिटेन में हमें दो पार्टीज दिखाई देती, बड़ी पार्टी, जैसे अगर आप आज इंडिया में एक दो पार्टीज को जानते होंगे बहुत फेमस, ऐसे ही ब्रिटेन में दिखाई देती है, एक कंजर्वेटिव एक लेबर। कंजर्वेटिव पार्टी थोड़ा सा इंडियन नेशनल मूवमेंट के प्रति हार्श रवैया था, लेबर पार्टी थोड़ा सा लिबरल थी इंडियन नेशनल मूवमेंट के प्रति। तो 1945 में जब लेबर पार्टी सरकार में आती है ब्रिटेन में, वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के प्रति थोड़ा सा उदार रवैया अपनाती थी। तो कहीं ना कहीं उसका भी इंपैक्ट पड़ा कि अब जो ब्रिटेन में गवर्नमेंट आई है वो
नेशनल मूवमेंट के प्रति थोड़ा अच्छा रवैया दिखाएगी और कहीं ना कहीं वो भारत की आजादी की ओर कदम बढ़ाएगी। ठीक है, अगला, ब्रिटिश सैनिक हतोत्साहित। ब्रिटिश सैनिक जो वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे, कब से कब तक, 1939 से 1945 तक। देखो भाई, वर्ल्ड वॉर क्या है, दो देश या दो कई सारी कंट्रीज का जो दो ग्रुप है वो आपस में भिड़ है। अब ये दो आदमी है, ये आपस में लड़े, एक ने एक को 2 थप्पड़ मारा, एक ने एक को 4 थप्पड़ मारा, जीता कौन, 4 थप्पड़ मारा। लेकिन क्या इसको 2 थप्पड़ नहीं लगे? बिल्कुल लगे। इसको फीलिंग नहीं आई? बिल्कुल आई फीलिंग। तो ऐसे ही वर्ल्ड वॉर है ना। जीता कौन हारा कौन, वो तो ये है कि आखिरी में अपनी तलवार कौन छोड़ दे रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि इम्पैक्ट दोनों पर पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, भले ब्रिटेन जीत चुका था लेकिन ब्रिटेन का सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस सब कुछ डावाडोल हो चुका था। तो यहां पर यही था कि ब्रिटिश सैनिक जो लगातार 6 साल से वॉर लड़े, वो बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो चुके थे। अब उनके अंदर वो क्षमता नहीं थी कि और जाकर वॉर लड़े, और उन्हें ये दिखाई दे रहा था कि इंडिया में, जैसे इंडियन नेशनल आर्मी है, तो सॉरी ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ब्रिटिश भी थे ना, तो कहीं ना कहीं अगर इंडिया में रिवोल्ट हो रहे हैं, भारतीय विद्रोह कर रहे हैं, कल को ब्रिटिश भारतीय सेना के अंदर जो भारतीय काम कर रहे हैं वो भी विद्रोह कर दे, तो किसको आना पड़ेगा मैनेज करने के लिए? ब्रिटिश आर्मी को। और ब्रिटिश आर्मी अब थोड़ी सी थक चुकी है, तो ये भी रीजन था, ब्रिटिश को ये संकेत जा रहा था कि अब हमारी सेना उतनी ज्यादा क्षमतावान नहीं है। कांग्रेस के पुनः आंदोलन प्रारंभ करने का खतरा। देखो 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट इन्होंने सप्रेस कर दिया, लेकिन उससे कोई क्या परमानेंट सॉल्यूशन निकला? कोई समझौता हुआ क्या? ना, कोई समझौता नहीं हुआ, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। तो कभी भी दोबारा रिवोल्ट हो सकता था, ये बात तो कंफर्म थी। और दोबारा 1942 वाले लेवल का विद्रोह, क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई का स्लोगन दिया था महात्मा गांधी ने, तो आप खुद समझ सकते कि उस तरह का मूवमेंट जहां पर डू और डाई वाली बात की जाएगी, तो ब्रिटिश सरकार डरी हुई थी कि दोबारा ऐसा मूवमेंट चालू हो जाएगा, अगर जो होगा ही होगा, कंफर्म था, तो वो हमारे लिए बड़ी ही दुविधा वाली स्थिति हो जाएगी। तो उससे बचने का एक ही तरीका है, चलो अब इसको आजादी दे दो, बहुत खींच लिया। दूसरा, यूरोप में समाजवादी लोकतांत्रिक सरकारों के गठन की लहर चल रही थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो वहां पर सोशलिज्म की बात हो रही है, डेमोक्रेसी की बात हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ना इंडिया में। वहां पर डेमोक्रेसी की बात हो रही है और तुम खुद डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो और दूसरे देश पर तुम जाके रूल कर रहे हो, वहां की डेमोक्रेसी कहाँ गई? तो अब क्या आप बोलोगे कि अरे लोगों को अहिंसा करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और खुद तुम जाकर किसी को दो चाटे मार कर आ रहे हो, तो ये क्या हो गया? तुम दूसरे पर तो थोप रहे हो, खुद उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। तो एग्जैक्टली ऐसे तुम अपने देश में तो बोल रहे हो डेमोक्रेसी, लेकिन दूसरे पे जाकर खुद तुम रूल कर रहे हो, तो ये तो आपकी विचारधारा में क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना। तो वो चीज थी। अगला, दक्षिण पूर्वी एशिया में भी साम्राज्यवादी विरोधी लहर दिखाई देती है। साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन था ना, यहाँ पर भी हम देखते हैं साम्राज्यवादी विरोधी लहर दिखाई देती है। इंडोनेशिया हो गया, मलाया पेनिनसुला हो गया, वहां सब जगह पर ब्रिटिश के विरोध में लोग उतर कर आ रहे थे। तो ब्रिटिश जो है वो अब समझ रहा था कि जितना लूटना था लूट चुके, अब कुछ खास बचा नहीं है। देखो हमें ये फीलिंग आ जाती है अंदर से कि हमारी क्या स्थिति है। तो ब्रिटिश को पता लग चुका था कि देखो अब भारत में रूल करने से जो फायदा मिलेगा ना, उस फायदा से ज्यादा हमारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, किसमें? सेना के खर्च में। क्योंकि भारतीय अब करेंगे हर 2-2 मिनट पे विद्रोह। अब वो विद्रोह करेंगे, उनको शांत करने के लिए हमें यही करना पड़ेगा, अपनी सेना को लगाना पड़ेगा। तो जितना हमको इनकम नहीं होगा उतना ज्यादा खर्चा हो जाएगा। और अब भारत में रूल करने का वैसे भी कोई मजा नहीं है, क्योंकि भारतीयों के पास बहुत सारे अधिकार आ चुके हैं, लेजिस्लेचर में घुस गए हैं, एग्जीक्यूटिव में घुस गए हैं, और वर्ल्ड लेवल पर भी इंडियंस ने अपना एक छाप छोड़ा है। चाहे सोवियत संघ की बात करें या यूएस की बात करें, तो अब क्या है, यहां से निकलने में बेहतरी है, लूट हम पहुंच चुके हैं। तो ये सारी कुल मिला के रीजन थे जिन्होंने एकदम से सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन किया। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको नजर रखनी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय विप्लव के 2 पहलू हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। क्या बोल रहे हैं? अंतिम 2 वर्षों में 2 आधारभूत कारणों का विश्लेषण किया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? हमारे देश में आखिरी के जो 2 वर्ष हमें दिखाई देते हैं, ये 1945 के आसपास की बात कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या एकदम नेशनल लेवल पर लोगों ने क्या रिएक्ट किया। तो बोल रहे हैं कि सरकार, कांग्रेस और लीग, देखो कांग्रेस और लीग, बार बार मैं ये जिक्र करूंगी, और कोई भी इसको कम्युनल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ना देखे, सिर्फ ये देखे कि बुक में क्या बोला गया है। ठीक है, मेरी विचारधारा नहीं है, मैं वापस बोलूंगी।
तो कांग्रेस और लीग बोला जा रहा है, लीग मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन सारे मुस्लिम्स लीग के साथ नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। और जब मैं कांग्रेस बोल रही हूं तो कोई इसको हिंदू मत समझे, आधे लोग तो ये समझ के बैठे कांग्रेस मतलब ये पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग हैं, समझ में आ रहा है। तो यहां पर ना दो ये जो ग्रुप्स है ना, कांग्रेस और लीग, इनके बीच में मतभेद काफी लंबे समय से चल रहा था और सरकार जो इनके बीच में समझौता कराने की कोशिश करी थी 1943 से, जिसमें हमने बहुत सारे वो देखे थे, जैसे क्या बोलते हैं, राजगोपालचारी जी का जो फॉर्मूला था वो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। देसाई लियाकत पैक्ट के बारे में जाना था, वेवेल की योजना जानी थी। तो ये सब क्या था, 1943 से ही ये सब संघर्ष रद बने हुए किसके बीच में, कांग्रेस और लीग के बीच में समझौता कराने को लेकर। लेकिन फाइनली कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, दोनों के बीच समझौता नहीं होता है, वेवेल ने भी हाथ खड़ा कर दिया था 1945 में। तो सरकार, कांग्रेस और मुस्लिम लीग तीनों कुटिल समझौते में, और इससे सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा मिला। मतलब तीनों के बीच में कोई समझौता नहीं हो रहा है, तीनों के बीच में क्या समझौता होगा, इनके बीच में समझौता होगा। तो सरकार अपनी बात रखेगी कि भैया मैं कैसे आजादी देने वाला हूं, क्या क्या करने वाला हूं। लेकिन यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है। अब जब इन दोनों के बीच में आपस में समझौता नहीं हो रहा है तो जगह जगह पे सांप्रदायिक हिंसा हमें दिखाई देने लग रही है। अच्छा मेरी बात नहीं मानोगे तो हम ये कर देंगे, ये वाली बात जो है वो दिखाई दे रही है। इन 2-3 साल में सांप्रदायिक हिंसा भारत में बड़ी संख्या में देखने को मिलेगी। इसके पहले भारत में हिंसात्मक घटनाएं होती थी छोटी मोटी, लेकिन अब जो है ना बड़े लेवल पर होगी। क्या रीजन था कि इन दोनों ग्रुप्स के बीच में समझौता नहीं हो पा रहा था। अगला बोल रहा है कि श्रमिक, किसान, राज्य के जो लोग थे उनके द्वारा उग्रवादी जन प्रदर्शन राष्ट्रीय स्वरूप ले लिया गया। तो बोल रहा है कि और क्या दिखाई दे रहा है, ये 2-3 साल में भले बड़ा कोई नेशनल मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद में, तो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कोई बड़ा आंदोलन तो नहीं हुआ, लेकिन लोग ही अपने स्तर पर इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर बहुत सारे आंदोलन वो खुद चला दे रहे हैं, लोकलाइज लेवल पर। जैसे श्रमिक चला दे रहे हैं, जो मजदूर है परेशान होकर, किसान चला दे रहे हैं, या देश के आम लोग चला रहे हैं। उसमें से एक घटना आजाद हिंद फौज के रूप में दिखाई देता है कि भाई जो साउथ ईस्ट एशिया था वहां पर इंडियन नेशनल आर्मी के जितने इंडियंस जिनको पराजित कर दिया था, हरा दिया था जापानीज आर्मी ने, उन्होंने बंधक बना लिया था और उस भारतीयों को किसके सुपुर्द कर दिया बाद में, सुभाष चंद्र बोस के। और सुभाष चंद्र बोस ने उन भारतीयों से मिलकर क्या बना दिया, आजाद हिंद फौज। और इस आजाद हिंद फौज को ब्रिटिश इंडियन आर्मी के खिलाफ करके ब्रिटिश को पराजित करने की कोशिश की, भारत से बाहर निकालने की कोशिश की। तो ये भी क्या है, एक अपने स्तर पर की गई कार्यवाही है। शाही नौसेना के नाविकों का विद्रोह, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी कि कैसे जो ब्रिटिश इंडियन नेवी थी, भारत में जो ब्रिटिश इंडियन नेवी है, देखो भारत में ब्रिटिश भारतीयों के माध्यम से ही रूल करे, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि भारतीयों को ही अपनी सर्विसेज में लगा रखा है। बड़े अधिकारी ब्रिटिश होते थे, लेकिन बाकी सारे क्लैरिकल लेवल पर या छोटे अधिकारी के पद पे भारतीय हुआ करते थे, है ना। इतना बड़ा मास यूरोप से थोड़ी आएगा यहाँ पर लेबर करने के लिए, तो कम सैलरी में भारतीयों को अपॉइंट कर देते थे। तो जो ब्रिटिश इंडियन नेवी थी, उस ब्रिटिश इंडियन नेवी में जो नेवी के लोग थे, नाविक थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। ये भी क्या है, अपने स्तर पर किया गया एक विद्रोह है, ठीक है। किसान मोर्चा आंदोलन, त्रावणकोर के लोगों का संघर्ष और तेलंगाना आंदोलन। तो बोल रहे हैं यहाँ पे राइटर कि छोटे स्तर पे हमें बहुत सारे मूवमेंट्स दिखाई दे, बहुत सारे हमें आंदोलन चलते हुए दिखाई देते। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी चीजें याद रखनी कि एक तो क्या पॉलिटिकल स्टेटस चल रहा है, एक हमें ये चीज दिखाई देती कि कांग्रेस और लीग के बीच में समझौता नहीं है, इसलिए जगह जगह पे हमें सांप्रदायिक हिंसा या दंगे दिखाई देने चालू हुए। दूसरा, बड़ा मूवमेंट तो नहीं चल रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हमें छोटे छोटे कई सारे आंदोलन चलते हुए दिखाई देते हैं। लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, है ना, तो अपने स्तर पर जो हो रहा था कर रहे थे। आगे बढ़ जाते हैं, और क्या दिखाई देता है, जून 1945 में नेताओं की रिहाई से जनता का उत्साह बढ़ा और तीव्र रोष का संचार। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ब्रिटेन में भी लेबर पार्टी आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उदारवादी रवैया अपनाया गया और जितने भी इंडियन नेशनल मूवमेंट को चलाने वाले 1942 के जो लीडर्स थे, जिनको अरेस्ट किया गया था, इसके बाद से 1945 में रिहाई की जा रही है उनको। जैसे उनको रिहा किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो उत्साह आ जाता है, भाई अपना लीडर आ रहा है, तो एक अलग ही जोश आ जाता है, ठीक है। जुलाई 1945 में लेबर सरकार इटली का आगमन हुआ। ब्रिटेन में
नई पार्टी बन जाती है, लेबर पार्टी आती है, उसका एक अपना अलग रवैया था इंडियन नेशनल मूवमेंट के प्रति। अगस्त 1945 में चुनाव की घोषणा। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखो, ये पूरा जो बुक है वो चुनाव को बहुत लंबा खींचने वाला है, इस किताब में बहुत डिटेल से बताया गया है। इलेक्शन का क्या था, इसके पहले भी हमारे देश में इलेक्शन हुआ था। कब हमने पढ़ा था? 1939 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के पहले, और जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उन दोनों के बीच में हम देखते हैं कि हमारे देश में चुनाव होते हैं। इवन जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का सेकंड फेज खत्म होता है, द्वितीय चरण खत्म होता है, उसके बाद से कांग्रेस बड़ी असमंजस में थी। कांग्रेस के कुछ लीडर्स चाहते थे कि हमको जाना चाहिए, रचनात्मक कार्यों में लग जाना चाहिए, यानी लोगों को हम प्रिपेयर करें, चरखा चलाओ, समानता लाओ, महिला सशक्तिकरण, दलितों के उद्धार की बात, ताकि लोग अगली बार जो हम आंदोलन करने वाले उसके लिए प्रिपेयर हो सके। वही कांग्रेस के कुछ ऐसे लीडर्स थे कि भाई हमको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्या इलेक्शन होने वाले थे 1934 में सेंट्रल लेजिस्लेचर के, ठीक है, और 1937 में इलेक्शन होते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के, ठीक है। तो कांग्रेस ने अलाउ किया अपने मेंबर्स को 1934 के सेंट्रल लेजिस्लेचर के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। कांग्रेस के लीडर्स ने 1937 के प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। कांग्रेस के लीडर्स ने इवन 11 में से लगभग 7 ऐसे प्रांत थे जिसमें कांग्रेस ने अपनी सरकार का गठन भी कर लिया। यहां तक सबको क्लियर है? तो ये तो था उस समय का इलेक्शन, लेकिन कांग्रेस ने ऑलरेडी इनसे प्रॉमिस लिया हुआ था कि देखो, आप जा तो रहे हो पद पर, लेकिन पद का लालच मत करना। जब भी हम नेशनल मूवमेंट चलाएंगे और हमें जरूरत होगी, हम आपका आह्वान करेंगे, तुरंत दौड़ के आ जाना। और यहां पर यही होता है। 1939 में जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और कांग्रेस ने डिसाइड किया कि अब हम नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, तो तुरंत इन कांग्रेस के मेंबर्स ने अपने लेजिस्लेचर से रिजिग्नेशन देके पहुंच गए कहां पर? नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। सभी के समझ में आ गया? तो अब वही दोबारा से चुनाव होंगे। 1945 अगस्त में चुनाव होने की घोषणा हो चुकी थी, तो इसमें अब कांग्रेस वापस पार्टिसिपेट करेंगे। लीग, मुस्लिम लीग एक बड़ी पार्टी बन चुकी है, वो यहां पर पार्टिसिपेट करेगी। मुस्लिम लीग को थोड़ा सा ज्यादा महत्व मिल गया था। कब? जो विविल प्लान फेल हुआ था ना, उसके बाद से जब विविल ने हाथ खड़े किए कि समझौता नहीं हो पा रहा, वहां पर मुस्लिम लीग जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आ गई कि हाँ, अब हमारी बातें सुनी जा रही हैं। तो यहां पर भी एक बड़ी पार्टी के रूप में हमें लीग दिखाई देती है। इवन अच्छी जीत भी मिलती है मुस्लिम लीग को। सितंबर 1945 के बाद संविधान सभा का गठन होता है। कैबिनेट मिशन आएगी, कैबिनेट मिशन आके आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पूरा प्रोविजन देगी। जो भी था कैबिनेट मिशन ने जो भी लीपापोती किया, फाइनली कांग्रेस और लीग दोनों रेडी हो गए थे और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी। यहां पर भी मुस्लिम लीग ने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद से हाथ पांव पटकने चालू कर दिए थे कि भैया हम नहीं मानते, ये इलेक्शन का रिजल्ट बहुत गड़बड़ है। तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेशंस में पार्टिसिपेट करने से। इवन किया भी नहीं पार्टिसिपेट। फिर भी यहां पर थोड़ा सा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रवैया अपनाया कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेशन होगा, ये अपना काम करेंगे, जिसको पार्टिसिपेट करना है करो, नहीं करना मत करो। तो कांग्रेस के और दूसरी पार्टी के मेंबर्स जाके संविधान बनाना चालू कर देते हैं। लेकिन उधर मुस्लिम लीग पार्टीशन की बात करती है। हालांकि पार्टीशन हुआ, अलग उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, वो सब आगे की स्टोरी है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज दिखाई देती है कि सितंबर 1945 के बाद संविधान सभा का गठन हो जाएगा, ठीक है। तो भारत में कुछ इस तरह की गतिविधियां चलती है। अब आ जाते हैं कांग्रेस के चुनाव अभियान। यहाँ पर जो डिस्कस किया है कि 1945 के बाद इलेक्शन का प्रोविजन बनता है, तो अब आ जाते हैं, देख लेते हैं कि इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन का क्या कुछ रिजल्ट रहा था। 1946 की ठंड में चुनाव की घोषणा हुई, जिसके साथ राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा लोगों में साम्राज्यवादी विरोधी भावना की प्रबलता का प्रसार किया गया। देखो, जब भी कोई इलेक्शन होता है, जो भी कोई पार्टी होती है, उसके कैंडिडेट अपना एक मैनिफेस्टो जारी करते हैं। चुनाव में क्या, भाई मैं तुमको बोल रही हूँ कि मुझको जिताओ, तो मुझको क्यों जिताओ? कोई कारण तो होगा, हमारा कोई रिश्ता तो है नहीं, और होगा भी तो 2-4 लोगों से, लेकिन इतने बड़े मास का आप रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हो। आप बोल रहे हो कि मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा, तो मैं आपको रिप्रेजेंट तो तब करूंगा ना, या करूंगी जब मैं आप लोगों को समझूंगी। तो आपको समझना मतलब आपकी डिमांड क्या है। तो मैं यही अपने मैनिफेस्टो में लिखूंगी कि देखो, यही आपकी डिमांड्स है, जैसे ही मैं पार्टी में, जैसे ही मेरी सरकार आएगी या मैं इलेक्शन जीतती हूँ, तो मैं ये सारी चीजें फुलफिल करूंगी। तो यहाँ पर यही दिखाई देता है। 1946 में जैसे ही इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ, जितने भी लीडर्स थे
राष्ट्रवादी नेता, यहाँ पर राष्ट्रवादी नेता की बात कर रहे हैं तो जितने भी नेशनल मूवमेंट के लीडर थे, कांग्रेस है, लीग है, अदर पार्टीज है, सबने अपना अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जिसमें वो बताएंगे कि भैया देखो ब्रिटिश ऐसा ऐसा कर रही है, हमको आज़ादी नहीं मिली और हम अगर इलेक्शन जीत के जाते तो हम ये सारे प्रोविजंस करेंगे, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जो भी बातें हैं सब कुछ करेंगे वो। 1942 में सरकार की बर्बर नीति की आलोचना की गई। अब इसमें इन्होंने ये भी दिखाया लोगों को कि देखो 1942 का जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट था, देखो 42 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसको बहुत बर्बरता से कुचला था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी रियायत नहीं दी थी। तो बेसिकली 1942 में सरकार की जो बर्बर नीति थी उसकी भी ये आलोचना करेंगे। देखो क्या करके गए हैं ये, 1942 में कितना ज्यादा इन्होंने हिंसा किया है हमारे ऊपर। गांधी जी अनशन पे बैठे हुए थे, 21 दिन का उपवास कर डाला था उन्होंने। शहीदों और नेतृत्व विहीन जनता के साहस की इन्होंने प्रशंसा की, इन्होंने लोगों को अप्रिशिएट किया। क्योंकि देखो 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसे बोला जाता है नेतृत्व विहीन आंदोलन। मतलब जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट का अनाउंसमेंट हुआ था 8 अगस्त को, नेक्स्ट डे ही जितने भी बड़े लीडर्स थे उन सबको ब्रिटिश ने जेल में भर दिया। तो भारत का एक पहला ऐसा आंदोलन था जो नेतृत्व विहीन आंदोलन था और बहुत अच्छे से चला। क्योंकि उस समय तक इंडियन पॉपुलेशन बड़ी खुद माहिर हो चुकी थी आंदोलन चलाने में, तो उसको नेतृत्व विहीन आंदोलन भी कहा जाता है। लोगों ने अपने हिसाब से आंदोलन को चलाया, वो बहुत पक्के हो चुके थे लोग आंदोलन चलाने में, ठीक है। तो लोगों को अप्रिशिएट किया कि देखो आप कितने काबिले तारीफ आपने ये चीज की है कि आंदोलन को खुद अपने हिसाब से चलाया, सही डायरेक्शन में चलाया, ठीक है। सरकार द्वारा फौज पर मुकदमे के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया इन्होंने दर्शाया। अभी हम बात करेंगे आईएनए के बारे में कि कैसे आजाद हिंद फौज के जो भी भारतीय सेना थे उनको भारत लाया गया, उन पे मुकदमा चलाया जाएगा। इवन 7,000 के आसपास तो ऐसी सेना थी जिन पर कोई ट्रायल ही नहीं चलाया गया, डायरेक्ट उनको जेल में भर दिया गया था, ठीक है। और अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो आजाद हिंद फौज के सेना के सदस्य थे इससे एक इंडियंस के ऊपर एक अपना दबाव दर्शाने के लिए उन पर जो मुकदमा चलाते हैं या जो उनका ट्रायल होता है उसको ओपनली कराने की कोशिश की जाती है कि चलो रेड फोर्ट में कराएंगे हम ओपनली इन पर ट्रायल, और लोगों को ये संदेश जाए कि अगर कभी भी आप ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी इस तरह का करते हो तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी, है ना। तो वो एक मानसिक दबाव, एक होता है डायरेक्टली, एक होता है कि दिमाग में वो डर डाल देना, तो उसके लिए ओपनली ट्रायल किया जाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सरकार द्वारा फौज पर जो मुकदमा किया जा रहा था या चलाया जा रहा था, चुनावी अभियान में इसको भी शामिल किया गया, ठीक है। और उसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया दर्शाई गई। कांग्रेस द्वारा आजाद हिंद फौज बचाओ की समिति का गठन किया जाता है। कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया जिसमें कांग्रेस ने बोला कि भाई हम आजाद हिंद फौज के जितने भी भारतीय हैं उनको सपोर्ट करेंगे, इवन उनके लिए एक प्रॉपर कमेटी बनाया गया, फंड का अरेंजमेंट किया गया। कांग्रेस के लीडर्स जाके उनके लिए एज अ एडवोकेट जाकर वहां पर काम करते हैं, वकील के रूप में उनके खड़े हो जाते हैं। देखो कांग्रेस का सीधा सीधा कहना था ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि आजाद हिंद फौज के जो भारतीय हैं, आप जब उन पर मुकदमा चला रहे हो राजद्रोह देशद्रोह कुछ भी कहकर, लेकिन है तो वो भारतीय ही, वो वहां पर पराजित हुए, आपकी तरफ से ही लड़ने गए थे और वो वहां पे पराजित हुए, उसके बाद से उनका एक ग्रुप बनाया गया। तो ये जो उन पे कार्यवाही की जा रही है अपने आप में गलत है क्योंकि वो इंडियंस है ना। तो यहाँ पर इसी चीज को लेकर कांग्रेस ने उन्हें सपोर्ट किया था। आजाद हिंद फौज राहत और जांच समिति का भी गठन उनके द्वारा किया गया था। सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से लाल किले में प्रेम कुमार, शाहनवाज, गुरुबख्श पर मुकदमा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। जैसा मैंने अभी बोला कि सरकार ने बोला था कि हम ओपनली ट्रायल करेंगे इन पर, और ओपनली ट्रायल करने के लिए अब सब पर तो ट्रायल नहीं ओपनली कर सकते ना, कैसे करेंगे भैया इतना लोग ट्रायल, मतलब एक पूरा प्रोसेस होगा कि भैया वो उसको कटघरे में खड़ा किया गया, उसका वकील आया, सरकारी वकील आया, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, ये सारी चीजें। तो सरकार ने 3 लोगों को चुना। बाय चांस वाली बात है या क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती तो इस मूवमेंट का फायदा उठा सकती थी, यहां पर भी सांप्रदायिक रूप से भारतीयों को तोड़ सकती थी, है ना। किसी हिंदू को उठा लेती या पर्टिकुलर किसी मुसलमान को उठा लेती या किसी सिख को, आप समझ रहे हो, इंडिविजुअल को उठा के ट्रायल करती तो बाकी जो तबका है क्या पता सपोर्ट में नहीं आता, थोड़ा कॉम्युनल वाला फैक्टर आ जाता लोगों के मन में। लेकिन बाय चांस क्या हो गया कि ये जो लाल किले में ओपन ट्रायल चलाया गया, प्रेम कुमार हिंदू, शाहनवाज मुस्लिम, गुरुबख्श सिख, मतलब तीनों ही कम्युनिटी के जो एक व्यक्ति है वहां पे खड़े, उन पे ट्रायल चल रहा है। तो ये ऐसी चीज थी जहां पर इंडियंस वापस एक होंगे, एक यूनिटी दिखाई देगी, है ना, क्योंकि सब अपने अपने कहीं ना कहीं व्यक्ति को वहां पर खड़ा पा रहे हैं। तो बहुत ही तीव्रता से विरोध किया गया जो आईएनए के सेना
के सदस्य थे उन पर ट्रायल चलाए जाने वाले ट्रायल पर। बचाव में कौन कौन से हमें वकील दिखाई देते हैं, भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू इनके बचाव में आगे आए और आगे आकर इन्होंने पूरा अच्छे से पक्ष रखा इनका। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फौज के युद्धबंदियों के समर्थन में आंदोलन, अब पूरा का पूरा मूवमेंट स्टार्ट होगा। देखो, एक तो आप लीगली उनको डिफेंड कर रहे हो, कैसे? कोर्ट के सामने जाकर, और दूसरा बाहर से गवर्नमेंट पे दबाव बना रहे हो। बाहर से गवर्नमेंट पे दबाव कैसे बना रहे हो? तो फौज में जो ये युद्धबंदी थे, आईएनए के जो युद्धबंदी थे, इनके समर्थन में आंदोलन चलाएंगे लोग। ठीक है, कैसे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। भारतीयों द्वारा अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन और राष्ट्रव्यापी आंदोलन, क्या आप गलत कर रहे हैं? इसके लिए भारतीय ब्रिटिश सरकार के खिलाफ होके और एक अपने स्तर पर आंदोलन चलाएंगे। ठीक है, विरोध प्रदर्शन को समाचार पत्रों में विशेष स्थान दिया जा रहा था। जगह जगह पे जो भी जो प्रेस को मैनेज करते थे, उन लोगों ने आईएनए के जो बंदी थे उनके सपोर्ट में जो लोग उतर रहे थे उनको पेपर में अच्छी जगह दे रहे हैं, उनके बारे में लिख रहे हैं कि लोगों के द्वारा आक्रोश जताया जा रहा है ताकि सरकार दबाव में आ सके। संपादकीय लेख लिखे जा रहे हैं, पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं। पैम्फलेट एक बहुत बड़ा जरिया होता है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, ना न्यूज़पेपर खोलो धर 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 गिर जाता है, अच्छा क्या है इसमें। तो ऐसे ही पैम्फलेट बांटे जा रहे थे रोड पर, रास्ते में, हर जगह पर, और जनता से समर्थन की बात की जा रही थी। लोगों को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट किया जा रहा था कि आप लोग सपोर्ट में आइए, जितना बड़ा मास जुड़ेगा उतना ज्यादा सरकार दबाव में आ जाएगी। ठीक है, 1 से 11 नवंबर आजाद हिंद फौज सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और 12 नवंबर को आजाद हिंद फौज दिवस के रूप में मनाया गया, स्पेशल डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, आईएनए डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, आईएनए वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है। सामाजिक और भौगोलिक दृष्टि से आंदोलन का दायरा बढ़ा तथा छात्र, दुकानदार, किसान, महिलाओं के द्वारा पूर्ण समर्थन। इनिशियली तो इतना फेवर में नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों तक जैसे बात पहुंच रही है, लोग इससे जुड़ते गए। छात्र सबसे पहले, सबसे आगे छात्र ही थे आईएनए के बंदियों के सपोर्ट में, फिर महिलाएं भी जुड़ती हैं, किसान भी जुड़ते हैं, तो बहुत बड़ा मास जुड़ जाएगा। ठीक है, सरकारी कर्मचारी और सशस्त्र सेना के लोगों के द्वारा भी समर्थन किया गया, जो आर्म्ड फोर्सेस थी वो भी इनके समर्थन में आ जाती हैं। 1945 से 46 में 3 विद्रोही घटनाएं होती है। अब उधर आईएनए पे मुकदमा चल रहा है और जैसे जैसे ट्रायल हो रहा था, ट्रायल का विरोध करने वाले लोग जगह जगह पे हिंसा भी चालू कर देंगे। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि 1945 से 46 में 3 हिंसात्मक घटनाएं हमको दिखाई देती है। नवंबर 1945 को कलकत्ता में आईएनए का जो बंदी थे उन पर मुकदमा चलाने को लेकर कलकत्ता में हमें एक हिंसक घटना दिखाई दी। ठीक है, फरवरी 1946 में कलकत्ता में आईएनए अधिकारी राशिद अली को सजा सुनाए जाने पर फिर एक हिंसात्मक घटना घटती है ना, लोगों के द्वारा, छात्रों के द्वारा। फरवरी 1946 को बंबई में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों के द्वारा हड़ताल कर दी गई। तो देखो, जो रॉयल इंडियन नेवी है या फिर ब्रिटिश इंडियन नेवी है, इसमें भारतीय ही तो काम कर रहे हैं ना, उन्होंने भी हड़ताल चालू कर दी इसी पूरे प्रोसेस में। समझ में आ गया? तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि 3 बड़ी विद्रोही घटनाएं। अब इसको क्यों हाईलाइट कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि 1942 के बाद हमको कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिखाई दिया, लेकिन बड़ा आंदोलन नहीं दिखाई देने के बाद भी हमें छोटे स्तर पर लोगों के द्वारा एक जन आंदोलन प्रारंभ करते हुए दिखे। ठीक है, दूसरा, इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं घट रही हैं, हिंसात्मक घटनाएं कलकत्ता में हमें दिखाई दे रही है, बॉम्बे में दिखाई दे रही है। ठीक है, चलो, त्रिस्तरीय पैटर्न बोल रहे कि हमें यहाँ पे एक 3 स्तरीय पैटर्न दिखाई देता है। बुक में बहुत डिटेल से डिफाइन किया गया है, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। पहला, छात्र और नाविकों के समूह द्वारा अधिकारियों की बात मानने से इनकार। ये जो आईएनए के बंदी थे उनको सपोर्ट करने में जो पैटर्न है उसमें 3 स्तरीय पैटर्न दिखाई दे रहा है। और बोल रहे कि सबसे पहले जो लोग आए इनके सपोर्ट में वो कौन थे? छात्र और नाविक। और छात्र और नाविक कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? भैया तुम ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करोगे, विद्रोह कैसे करोगे? तो इन्होंने बोला कि ब्रिटिश अधिकारियों की बात मानने से इन लोगों ने मना कर दिया कि हम इनकी कोई बात नहीं मानेंगे। छात्रों ने भी और नाविकों ने भी। देखो, छात्रों का नो डाउट रोल है, लेकिन छात्र मना कर दे। अभी आज बहुत सारे छात्र विद्रोह पे उतर जाए, हम नहीं जाएंगे स्कूल, ठीक है, हम नहीं जाएंगे कॉलेज, ठीक है, तो उससे गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा, इनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। नाविक, नेवी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कंट्री की नेवी के ही लोग जो है वो विद्रोह कर देंगे तो उस कंट्री के लिए तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है ना। तो ये जो नाविक के समूह ने विद्रोह किया ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, वो अपने आप में उनको दबाव में लाने वाला था। तो जो पहला हमें एक्शन दिखाई दिया वो छात्रों और नाविकों के द्वारा दिखता है। विद्रोह की प्रथम घटना में फॉरवर्ड ब्लॉक
बोस के द्वारा बनाया गया था और बोस ही आईएनए को लीड कर रहे थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े हुए छात्र थे या फिर छात्र फेडरेशन थे या फिर इस्लामिया कॉलेज, देखो छात्रों का बहुत बड़ा रोल था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के जो जुड़े हुए छात्र थे, इस्लामिया कॉलेज के छात्र थे, इन लोगों ने सबसे पहले विद्रोह चालू कर दिया। ठीक है, जब इन्होंने विद्रोह किया तो पुलिस ने इन पर गोली चला दी। जब पुलिस ने गोली चलाई तो ये भी रुके नहीं, इन्होंने भी कंकड़ पत्थर मार दिया पुलिस को, चलो। तो ये थोड़ी सी आपस में झड़प हुई और इसमें 2 छात्रों की मृत्यु हो जाती है और कई सारे छात्र हमें यहाँ पे घायल होते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी घटना में नेतृत्व मुस्लिम लीग के छात्रों ने संभाला। हालांकि कांग्रेस व कम्युनिस्ट छात्र भी सम्मिलित हुए, लेकिन सरकार ने इसको सप्रेस करने की कोशिश की। लाठीचार्ज, गोलियां, ये सब चीजें कर रहे हैं सरकार। तो जो हमें पहला चरण दिखाई दे रहा है, फर्स्ट फेज में छात्रों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, और इसमें हमें हिंदू मुस्लिम दोनों ही प्रकार के छात्र दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर जिक्र करा है कि छात्रों के सपोर्ट में नेवी भी आ जाती है। तो यहां पर नेवी का कैसा सपोर्ट होता है, रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा विद्रोह किया जाता है। इसी समय क्या था विद्रोह का कारण, देखो कोई किसी के सपोर्ट में तो आता है लेकिन उसके साथ साथ उसके अपने पर्सनल हित भी जुड़े होंगे, है ना। वो परेशान है, आप पुचकार दोगे, हाँ यार उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेशन कब होगा, जब आप भी परेशान होगे सेम पर्सन से उसी चीज को लेकर कि अच्छा तेरे साथ तो गलत हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, चलो आ जाओ रास्ते पे। तो ऐसा ही कुछ था। जो ब्रिटिश इंडियन नेवी थी, इनकी स्थिति भी अच्छी नहीं थी, इनके साथ भी लगातार डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था और उसी का इम्पैक्ट क्या दिखाई दिया कि ये भी रास्ते पे उतर आते हैं। इसका प्रारंभ फरवरी 1946 को बंबई में HMIS तलवार के, ये बेसिकली शिप की बात कर रहा है कि ये जो शिप थी ना, इसके नाविकों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई और बाद में बाकी शिप्स के भी जो नाविक थे वो भी इससे जुड़ जाएंगे। ये क्यों स्टार्ट करते हैं, सपोर्ट तो कर रहे थे आईएनए के बंदियों को, लेकिन अब ओपनली सपोर्ट करेंगे और ओपनली रिवोल्ट करेंगे। और उसका एक कारण क्या था, अपने पर्सनल रीजन। पर्सनल मतलब क्या, कि इनके साथ जो गलत हो रहा है, नस्लीय भेदभाव, वो तो आपको पता है ब्रिटिश की हरकत, काला गोरा वो हमेशा करती थी, वो उससे छूटेगा नहीं। तो ये जो इसकी रेसिज्म की भावना थी, उससे ये लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, है ना। अखाद्य भोजन, भोजन इनको सही प्रकार से नहीं दिया जाता था। आईएनए पर ये जो मुकदमा चलाई थी उससे भी ये काफी असंतुष्ट थे या गुस्से में थे। इंडोनेशिया से भारतीय सेना के वापसी के लिए कि वहां से जो इंडियंस हैं उनको या भारतीय सेना उनको वापस बुलाया जाए। तो कुल मिला के इन लोगों ने इन सारे कारणों को ध्यान में रखते हुए विद्रोह कर दिया और ये रिवोल्ट एक शिप पर स्टार्ट हुआ। फिर नेवी के जो दूसरे शिप के भी नेवी वाले थे वो भी इससे जुड़ते गए। यहाँ पर बात कर रहा है नाविक BC दत्त के द्वारा तलवार शिप जो थी, इस जहाज की दीवार पर लिख दिया भारत छोड़ो। मतलब ये विद्रोह दिखाया कैसे, शिप पर जाके लिख दिया भैया भारत छोड़ो। अब जैसे ये लिखा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया और इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। बाकी जब नेवी के जितने भी भारतीय उनको पता लगेगा कि अच्छा अरेस्ट कर लिया गया BC दत्त जी को, वो अब उतर आएंगे कि चलो हमें भी अब उनका सपोर्ट करना चाहिए, हम इस मौके पे उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते अगर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। तो इसके पश्चात तिरंगा फहराया गया। तिरंगा मतलब जो कांग्रेस का 3 रंग वाला झंडा था उसको फहराया गया और जहाजों में जगह जगह झंडे लगा दिए गए। और झंडे एक जहाज में नहीं, इस तरह से जो ब्रिटिश इंडियन नेवी थी, हर शिप में इस तरह के जहाज लगाए जा रहे हैं नेवी के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा। तो एक फेज तो ये था, फर्स्ट फेज में हमें कौन दिखाई दिए, आईएनए के सपोर्ट में छात्र आए, जिसमें हमने फॉरवर्ड ब्लॉक इस्लामिया कॉलेज के या फिर कम्युनिस्ट जो पार्टी थे उसमें जो छात्र जुड़े हुए थे उन सबका रोल दिखाई दिया। नेवी ने किस तरह से सपोर्ट किया वो हम देखते हैं, उनका अपना पर्सनल भी रीजन था। ठीक है, अब दूसरा फेज दिखाई देता है। दूसरा स्टेज जो था, इसमें शहर के लोगों का आंदोलनकारियों की मांग में शामिल हो जाना। अभी तक आम लोग बहुत बड़े लेवल पर जुड़े नहीं, मास नहीं जुड़ा। यहाँ पर क्या होगा कि अब मास भी जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही बता रहा है कि अब धीरे धीरे छात्र और नाविकों के साथ शहर के लोगों का भी उनको सपोर्ट मिलने लग जाता है। आंदोलनकारियों के साथ ब्रिटिश विरोधी भावनाएं अत्यंत उग्र हो गई धीरे धीरे लोगों में कि ये गलत कर रहे हैं, है ना। आरंभ में लोगों ने सभाएं आयोजित की, ब्रिटिश के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं, हड़ताल का आयोजन कर रहे हैं। बाद में जगह जगह अवरोध किए गए, गली मकान छतों में लड़ाइयां चल रही हैं। जो यूरोपियंस थे उन पर लोग हमला कर दे रहे हैं। थाने जहां पर यूरोपियंस बैठे हुए हैं, ब्रिटिश बेसिकली, बैंक हो गए, डाकघर हो गए, अनाज की दुकान, जहां पर भी ब्रिटिश अधिकारी बैठे हुए हैं उन पर आग लगा दे रहे हैं, उन पर हमले कर दे रहे हैं। मतलब हिंसात्मक गतिविधियां चालू हो जा रही है।
जो भी कम्युनिकेशन का मीडियम था जैसे रेल, सड़क, इन सब चीज़ों को, संचार के माध्यम को अवरुद्ध किया जा रहा था, ठीक है। तो सेकेंड फेज में लोग इसमें सम्मिलित हो गए और यहाँ पर लगातार हिंसात्मक घटनाएं दिखाई देती हैं। थर्ड फेज क्या होता है? थर्ड फेज है जिसमें देश के दूसरे हिस्से में लोगों द्वारा आंदोलनकारियों के प्रति एकजुटता दिखाई दी अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे बंबई और कराची में नाविक द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। मद्रास, विशाखापट्टनम, कोचीन, कलकत्ता, दिल्ली में रक्षा प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल। यानी कि थर्ड फेज में हमें अलग अलग ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। रक्षा प्रतिष्ठान, नाविक, मतलब जो लोग स्पेसिफिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं वो अब लोगों का ग्रुप बनाकर इनके सपोर्ट में आ रहे हैं। जैसे नाविक की बात की, रक्षा प्रतिष्ठान की बात की, जबलपुर और कोलकाता के सैनिकों के द्वारा असंतोष जताया गया। आगे वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना ने नाविकों से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। जब ये रिवोल्ट हुआ था कि स्थिति और गंभीर ना हो जाए, उनसे बोला कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए और हम आपके सहयोग में आगे आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सपोर्ट में मूवमेंट चलाया गया था आईएनए के बंदियों के सपोर्ट में, 3 फेज का रहा। फर्स्ट फेज में हमें स्टूडेंट्स दिखाई दिए थे, नेवी के जो मेंबर्स थे इंडियंस वो दिखाई दिए। सेकंड फेज में आम लोग जुड़े और थर्ड फेज में भारत में अलग अलग सेक्टर में जो लोग काम कर रहे थे उनका कहीं ना कहीं हमें रोल दिखाई देता है, रक्षा या अन्य क्षेत्रों से संबंधित। तीनों विद्रोह के प्रभाव, तीनों विद्रोह मतलब ये जो 3 स्टेजेस में हो रहा है इनका इम्पैक्ट क्या हुआ, इससे एक तो ये पता लगा कि हाँ, जनता जो है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव है, उनका लड़ाकूपन सामने आ रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि एक देखो कोई आंदोलन तो नहीं चला बड़ा, अपने स्तर पर चीजें की जा रही हैं भारतीय लोगों के द्वारा। तो ब्रिटिश को ये समझ में आ रहा था कि हाँ, भारतीयों के अंदर वो है, क्षमता है, वो पहले भी देख चुकी थी, लेकिन वहां पर एक मूवमेंट चलाया जा रहा था, लीडर्स दिखाई दे रहे थे प्रॉपर, यहाँ पर वो नहीं था। सशस्त्र विद्रोह से जनता निर्भीक हो गई। सशस्त्र विद्रोह मतलब क्या? आईएनए में सेना शामिल है ना, थल सेना, इधर आ जाओ, नेवी, जल सेना। तो ये जो आर्म्ड रिबेलियन हो रहा है, सशस्त्र विद्रोह, यही होता है ना, जल थल वायु, ठीक है। तो अब ये अगर रिवोल्ट कर रहे हैं और किसी भी देश, मतलब आज हमारा देश जो है वो सरकार कैसे चला रही है, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं इन्हीं का तो बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब यही सरकार के विरोध में आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला, सरकार ही यहाँ पे वीक पड़ जाएगी, ऐसा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेवी के विद्रोह को ब्रिटिश शासन के समाप्ति के रूप में देखा गया कि अब ये लोग विद्रोह कर दे रहे हैं तो ब्रिटिश शासन के पास में अब कुछ नहीं है, ठीक है, उनको जल्द से जल्द भारत छोड़ देना चाहिए, इसी में उनकी भलाई है। ब्रिटिश सरकार रियायत देने को विवश हो गई। ब्रिटिश सरकार ने देख लिया था कि आईएनए जो है उसके फेवर में इंडिया में बड़े लेवल पर मूवमेंट हो रहे हैं, हालांकि क्षेत्रीय स्तर पर ही चीजें दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ, हो रहा है। तो अब हम इनके प्रति बहुत कड़ा रवैया नहीं अपना सकते। जो वो ओपन ट्रायल करके इंडियंस को प्रेशर में लाना चाह रही थी, उल्टा ही हो गया। इंडियंस इतने आक्रोशित हुए कि वही उसको प्रेशर में ले आएंगे और बहुत सारी चीजें आईएनए के फेवर में की गई, जो आईएनए के बंदी थे। जैसे 1 दिसंबर, देखो ये डेट्स इतनी मैटर नहीं करती, आपको एक एक्सपेक्टेड आइडिया होना चाहिए। 46-47 की बात कर रहा है, वर्ड टू वर्ड डेट वेट लर्न करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, दिमाग नहीं लगाना इस पर, ठीक है। और बार बार आप रिवाइज करेंगे तो खुद ब खुद चीजें लर्न हो जाएंगी, लेकिन इसके चक्कर में मत पड़ जाना। 1946 में आईएनए के हत्या में सैनिक जो, मतलब जो आईएनए में ऐसे सैनिक थे जो हत्या में सम्मिलित थे, उन पर मुकदमा चलाया गया। बाकी सैनिकों को थोड़ा सा रियायत देने पर जोर दिया गया। जनवरी 1947 में पहले बैच की कैद की सजा समाप्त हुई कि जो लोगों को बिना ट्रायल के घुसा दिया गया था, उनका एक फेज खत्म हुआ और उनको छोड़ा गया, ठीक है। 19 फरवरी 1947 में हिंद, चीन और इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाया गया। जैसे कि मैंने आपको कल जो हमारा मंडे सेशन हुआ था उसमें बताया था कि जब जापानीज ब्रिटिश इंडियन आर्मी को पराजित कर रहे थे साउथ ईस्ट एशिया में या फिर बर्मा में, तो वहां पर हम देख रहे थे कि ब्रिटिश अपने आने की व्यवस्था बहुत अच्छे से कर रहे थे कि जितने भी ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश नस्ल के लोग हैं, वो भारत में जल्दी आ जाए या वो ब्रिटेन पहुंच जाए, और जो भारतीय थे उनको वहीं छोड़ छोड़ के आ जा रहे थे। इवन उनके निकलने के लिए भी एक अलग रास्ता बना रखा था। तो ये इसको लेकर काफी ज्यादा भारतीयों ने उन पर दबाव डाला और फिर हिंद, चीन और इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों को जो वहां पर थे उनको वापस बुलाया ब्रिटिश ने, ठीक है, उनके आने की व्यवस्था की। जनवरी 1946 में कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया गया कि अब आपके बीच में समझौता कराने के लिए, क्योंकि देखो भारत में जो ब्रिटिश अधिकारी थे, वेवल वगैरह, वो बहुत बार प्रयास कर चुके थे, कोई कंक्लूजन नहीं मिला, या फिर स्टैफोर्ड क्रिप्स भी आया, वो भी कुछ खास नहीं कर पाया। तो कुल मिला के ब्रिटिश ने अब बोला कि हम आपके लिए स्पेसिफिक 3 मेंबर्स वाली कमेटी भेजेंगे
और वो कमेटी जो है कांग्रेस और लीग के बीच में समझौता कराने की कोशिश करेगा। समझौते के साथ ही आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, आपकी संविधान सभा बनाई जाएगी। और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन बनाएंगे? तो जो अभी आपका इलेक्शन होने वाला था, हम डिस्कस कर रहे थे कि चुनाव होने वाले हैं 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, तो वो जो प्रोविंशियल इलेक्शन होंगे, उन प्रोविंशियल इलेक्शन में जो इंडियंस जीतेंगे वही लोग जाके, या जो लोग जीतेंगे वही प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, चाहे इंडियंस है या ब्रिटिश है, वही लोग वोट डालेंगे और उनके वोट से आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होगा। तो बेसिकली कैबिनेट मिशन जो है उसको इंडिया भेजा जाएगा, ये बात यहाँ पर मान ली गई। और कैबिनेट मिशन आके आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, आपको क्या दे दिया जाएगा? इंडिपेंडेंस दे दिया जाएगा। विद्रोह की सीमा क्या थी? अब देखो, ऐसा तो होगा नहीं ना कि कोई भी रिवोल्ट किया जा रहा है या मूवमेंट चलाया जा रहा है, सब कुछ उसमें पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कुछ होता ही नहीं है पॉजिटिव, है ना। प्लस माइनस, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जो ये आईएनए के बंदियों के फेवर में हमें आंदोलन दिखाई दिए, इनकी क्या सीमाएं थी, कमियां क्या थी इनकी? तो जनता की सहभागिता अल्पकालिक थी, थोड़े समय के लिए थी। बड़े लेवल पर और बड़े लंबे समय तक संघर्षशील नहीं थी जनता, तो होती भी नहीं। देखो वो क्या रहता है ना, जब एक प्रॉपर मूवमेंट चलाया जाता है, लीडर्स का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तब तो थोड़ा आंदोलन खिंच जाता है। और वो भी आंदोलन ज्यादा लंबा खिंचता नहीं। हम पहले देख कर आए, गांधी जी ने 2 बार चलाया या 3 बार भी चलाया, चाहे हम बात करें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, क्विट इंडिया मूवमेंट की, वही 2-2 साल वाला ही सिस्टम रहा। तो खैर वो तो नेशनल मूवमेंट था, तब भी उसका बहुत लंबा नहीं था समय। तो यहाँ पर ये बोला है कि जनता की सहभागिता अल्पकालिक थी, क्योंकि लोगों की सहने की क्षमता होती है ना। पर्सनल लेवल पर कितना जाके सहोगे आप, अपना नौकरी छोड़ दोगे या पढ़ाई छोड़ दोगे, कब तक, है ना। तो लोगों का थोड़ा सा रोल उतना लंबे समय तक नहीं दिखाई दिया। विद्रोह का प्रसार कुछ शहरों तक ही सीमित था। कुछ ही ऐसे हमें रीजन्स दिखाई दिए, कलकत्ता, बॉम्बे स्पेसिफिक, जहां पर ज्यादा हमें आईएनए के फेवर में रिवोल्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। थल सेना द्वारा इंडियन नेवी का समर्थन नहीं किया गया। बोल रहे कि जब इंडियन नेवी ने रिवोल्ट किया, उस समय पे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो हमारी आर्मी थी, वो भी तो आ सकती थी ना सपोर्ट में। जब नेवी बॉयकॉट कर रही है और भारत छोड़ो लिख दे रही है तलवार शिप पर, तो उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो आर्मी मैन थे, वो लोग भी रिवोल्ट कर देते। वो रिवोल्ट कर देते तो थोड़ी सी स्थिति और ज्यादा मजबूत हो जाती और ब्रिटिश तुरंत हिल जाती। तो वो भी एक कमी थी कि उस समय जो थल सेना थी वो एक्टिव नहीं हुई, जैसे 1857 में रिवोल्ट किया था। अधिकांश नाविक कांग्रेस, जबकि मुस्लिम नाविकों का लीग की ओर झुकाव था। ये थोड़ा सा फैक्टर आ रहा था। कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग जो है ना, वो इस समय असंतुष्ट घूम रही थी, क्योंकि मुस्लिम लीग को ये था कि कभी भी भारत को आजादी मिल सकती है, और वो जो बात रखना चाह रही है और उस हिसाब से चीजें हो नहीं रही, तो उसको था कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरा एक्शन ले लिया जाए, इंडिपेंडेंस हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए और मेरी बात ही ना आगे आ पाए। तो मुस्लिम लीग हर जगह थोड़ी सी शंका से घिरी हुई थी, ठीक है। तो नाविक जो थे, जो नेवी के थे, वो लोग कांग्रेस से जो जुड़े हुए थे, उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा था, जबकि मुस्लिम नाविकों का लीग की ओर थोड़ा सा झुकाव था। तो वो केवल ये उनके लिए देखो दो अंतर्द्वंद मन में चल रहा था। एक तो इंडिपेंडेंस था ही, इंडिपेंडेंस के साथ साथ उनका अपना जो राइट है उसको लेकर वो थोड़ा सा डाउटफुल थे लीग। कांग्रेस जो थी उस समय, उसके लिए केवल एक ही चीज था, इंडिपेंडेंस, क्योंकि कांग्रेस पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो वहां पर कुछ ऐसा था नहीं। लीग क्योंकि मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रही थी और मुस्लिम्स के फेवर की बात कर रही थी, तो वहां पर वो थोड़ा सा अब डाउटफुल हो रही थी कि इंडिपेंडेंस ही मेरा लक्ष्य नहीं है, इंडिपेंडेंस के साथ साथ हमारे भी कुछ अपने राइट्स हैं, उसको लेकर कांग्रेस से इनका थोड़ा चल रहा था। सांप्रदायिक एकता की सीमा अगस्त 1946 में कलकत्ता सांप्रदायिक दंगों की आग में जल उठा था। तो बोल रहा है कि ये थोड़ा सा गड़बड़ में हुआ मामला कब, जब थोड़ा सा कॉम्युनल बेस्ड हमें यहाँ पर हिंसात्मक घटनाएं या वायलेंस दिखाई देता है। तो अब जब भी धर्म के आधार पर कहीं पर भी हिंसा हो जाती है, तो वो आपको मजबूत नहीं करती, वो आपको एक्चुअली वीक करती है, क्योंकि जो लोग आपके सपोर्ट में है ना, वो कभी कभी 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी इस आंदोलन की कमी रही कि दंगे तो हुए, हिंसा हो रही है, वो धर्म के आधार पर हो जा रही है, ठीक है। कांग्रेस की रणनीति, कांग्रेस की आगे की क्या स्ट्रेटेजी रही? 1945 में उपनिवेश विरोधी आंदोलन में कांग्रेस सबसे प्रमुख थी। जो लोग ये आंदोलन चला रहे थे उसमें कांग्रेस पूरी तरह से सपोर्ट में थी। इवन
आईएनए के जो कैदी थे उनके सपोर्ट में कांग्रेस ने प्रस्ताव भी पारित किया था। जन सामान्य में कांग्रेस की अच्छी पकड़ थी। पूरे राष्ट्र में साम्राज्यवादी विरोधी चेतना का कांग्रेस लगातार प्रसार कर रही थी। हर जगह प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से अपनी भूमिका कांग्रेस निभा रही थी। किस तरह से हमें आगे स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या हमारा एग्जीक्यूशन का तरीका होगा, उन सब में कांग्रेस के लीडर्स अपना रोल प्ले कर रहे थे। और इसी बीच होता है इलेक्शन। इलेक्शन का परिणाम क्या आता है? दो बड़ी पार्टीज आएंगे यहाँ पे, कांग्रेस और लीग। बंगाल, सिंध, पंजाब, इन क्षेत्रों को छोड़ दे, थोड़ा सा मैप पर हाईलाइट कर दो। ये रहा आपका बंगाल वाला रीजन, इधर सिंध हो गया, इधर पंजाब हो गया, ठीक है। आज का बंगाल दो हिस्सों में, एक तो आपका वेस्ट बंगाल हो गया, उधर चला गया बांग्लादेश, जिसको आप पहले ईस्टर्न पाकिस्तान बोलते थे, ठीक है। तो ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। सिंध वाला मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। पंजाब के दो हिस्से ना, थोड़ा सा मैप ऐसे ही बन गया। पंजाब का दो हिस्सा है, ईस्टर्न पंजाब इंडिया में है, वेस्टर्न पंजाब किधर है? पाकिस्तान में। तो यहाँ पे राइटर क्या बोलता है कि इन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी जितने भी प्रोविंसेस थे, उन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में कांग्रेस बहुमत में आती है। कांग्रेस अपनी सरकार गठित कर देती है। पंजाब में भी कांग्रेस ने सरकार बना लिया, हालांकि मेजॉरिटी में नहीं था, लेकिन सरकार बना लेती। कैसे? तो यहाँ पर गठबंधन की सरकार बनाती है कांग्रेस। कांग्रेस अकाली दल खिज्र हयात खां के नेतृत्व में सरकार बना देती है, ठीक है। मुस्लिम लीग को 86% मुस्लिम वोट मिले। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि जो मुस्लिम थे अभी तक हर एक मुस्लिम लीग को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाने के पक्ष में नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आज़ादी की ओर बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं जो मुस्लिम्स है वो मुस्लिम लीग की तरफ उनका झुकाव हो रहा था। और ये यहाँ पे रेशियो परसेंटेज ये शो करता है कि कैसे मुस्लिम लीग को 86% मुस्लिम वोट मिले। यानी टोटल जो इंडिया में मुस्लिम वोट था उसका 86% मुस्लिम लीग के फेवर में गया, मतलब वो लोग मुस्लिम लीग के समर्थन में गए, ठीक है। केंद्रीय व्यवस्थापिका में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वहां पे 30% आरक्षित सीट जो थी, वहां पर भी मुस्लिम्स ने अपना, क्योंकि वो रिजर्व सीट है, उन रिजर्व सीट पर जिस भी माइनॉरिटी के लिए जो सीट रिजर्व है उस पर तो वही जाएगा, अदरवाइज वो सीट खाली रहेगी, ठीक है। तो माइनॉरिटीज की जो सीट थी वहां पर मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन हुआ। दूसरा, मुस्लिम्स ने 86% मुस्लिम्स ने मुस्लिम लीग को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया और चुनाव जिताया, ठीक है। बंगाल और सिंध में बहुमत में और मुख्य पार्टी के रूप में सामने, कहां पे? सिंध में, बंगाल में। पंजाब में तो आपने देख लिया कि कांग्रेस ने गेम खेल दिया, कैसे? अकाली दल के साथ मिलकर। इस चुनाव में पृथक निर्वाचक पद्धति के कारण, क्योंकि यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम दिखाई देता है। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम बेसिकली क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बताया था, कॉम्युनल बेस्ड था। कॉम्युनल बेस्ड मतलब कि जो भी सीट रिजर्व रहेंगी, फॉर एग्जाम्पल अगर माइनॉरिटीज के लिए सीट रिजर्व है कि मुस्लिम के लिए, सिख के लिए या दूसरी कम्युनिटी के लिए, तो उस सीट पर जो कैंडिडेट जाएंगे, दो कैंडिडेट फाइट करेंगे, न केवल वो उस कम्युनिटी के होंगे बल्कि उनके जो वोटर्स होंगे, जो वोट डालेंगे, वो भी उसी कम्युनिटी के होंगे। तो जो कम्युनल बेस पर रिप्रेजेंटेशन है बहुत गंदा पार्टिसिपेशन करता है। कैसे कर दे, बहुत गंदे तरीके से पार्टीशन करता है। कैसे? जैसे कि अब एक क्षेत्र है, ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रह रहे हैं। अब इस क्षेत्र में भले ही सीट रिजर्व कर दी हो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, अब इसमें दो मुस्लिम कैंडिडेट जो है इलेक्शन में फाइट करेंगे, लेकिन इनको अगर सब लोग वहां के वोट दें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो जो भी मुस्लिम है यहाँ पर, उनको ये ध्यान रखना है कि मुझे इस क्षेत्र के सभी लोगों के हित की बात करनी है, हिंदू के भी, मुस्लिम के भी, सिख के भी, ईसाई के भी, क्योंकि मुझको हिंदुओं का वोट भी चाहिए, मुस्लिम्स का भी चाहिए, सिख का भी चाहिए, ईसाई का भी चाहिए। लेकिन वहीं अगर ये बोल दिया जाए कि नहीं, इस क्षेत्र में केवल जो मुस्लिम्स है ना वही इनको वोट देंगे, हिंदू, सिख, ईसाई से इनका कोई मतलब ही नहीं है, तो अब ये जो भी लीडर आएगा जीत के, वो केवल इसकी बात सोचेगा, क्योंकि उसको उसका ही वोट चाहिए, वो उसका ही रिप्रेजेंटेटिव बनकर आया। तो लोगों में ना एक टूट आ जाती है कि मुझे तो केवल इन तक ही फोकस रखना है। तो यहाँ पर राइटर ये बोलता है कि इस इलेक्शन में क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम चल रहा था कम्युनल बेस्ड पर, तो वो मत विभाजन बुरी तरह से हुआ, लोगों के अंदर और ज्यादा विभाजन आया। सीमित मताधिकार, एक और चीज यहाँ पर हमें दिखाई दी कि जो इलेक्शन था उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत लिमिटेड था, बहुत ही लिमिटेड था। जैसे प्रोविंशियल लेवल पर बोल रहा है कि 10% ही लोगों का पार्टिसिपेशन था। प्रांतीय स्तर पर देश की कुल जनसंख्या का 10% ही चुनाव में भाग लेती है। वहीं अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो देश की टोटल पॉपुलेशन का 1% पॉपुलेशन पार्टिसिपेट करती है सेंट्रल लेजिस्लेटिव इलेक्शन में। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ओवरऑल ये जो रिप्रेजेंटेटिव भी आए हैं
यहाँ पर जिन लोगों ने इनको वोट डाला है, रेशियो बहुत कम है, परसेंटेज बहुत कम है ना। प्रोविंशियल इलेक्शन में टोटल पॉपुलेशन का केवल 10% और सेंट्रल इलेक्शन में केवल 1%। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। कैबिनेट मिशन, अब कैबिनेट मिशन का वादा क्या था, कैबिनेट मिशन आएगा। इधर इलेक्शन हो चुका है, इलेक्शन में हमने देखा कांग्रेस ने अपना अच्छा जीत दर्ज किया है। मुस्लिम लीग भी 2 जगह मेजोरिटी की पार्टी बनाती है, सिंध में और बंगाल में। ठीक है, तो चलो सब अपने अपने जगह जाके बैठ गए। अब इधर आ जाते हैं कैबिनेट मिशन। 1946 में, फरवरी 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटेन में लेबर पार्टी आ चुकी है, क्लेमेंट एटली की सरकार आई और क्लेमेंट एटली ने वैसे भी 20 फरवरी 1946 में अनाउंसमेंट कर दिया था कि देखिए बहुत जल्द भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। इन्होंने बोला था कि अगले साल तक चीज़ें जो है वो घटित होंगी जल्दी। फरवरी 1946 में जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली घोषणा करें कि जल्दी भारत को आज़ादी दी जाएगी, उस समय भारत मतलब पूरे भारत की बात थी। उस समय ना तो भारत का विभाजन हुआ था, ना कुछ ऐसा यहाँ पे मुद्दा चल रहा है। हालांकि मुस्लिम लीग जो है वो अपनी अलग डिमांड कर रही थी, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं दिखाई दिया। अभी तक केवल यही बात थी कि देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। उस संविधान सभा में जितने भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, उनके मेंबर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके उसके मेंबर्स को चुनेंगे और यहाँ पर जो लोग चुनकर जाएंगे वो बैठ के देश का संविधान बनाएंगे। संविधान तैयार होते ही देश को क्या मिल जाएगी, एक देश के रूप में आज़ादी मिल जाएगी। अब उसमें जो माइनॉरिटीज है, मेजॉरिटीज है, उनके क्या क्या राइट्स होंगे, क्या क्या बेसिकली उनका रिजर्वेशन होगा, वो सब यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान आया है। इस कैबिनेट मिशन प्लान ने अपना 3 मेंबर्स थे, पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। ये भारत आए और भारत आकर बात करते हैं किससे, मुस्लिम लीग से और कांग्रेस से। ठीक है, बेसिकली कैबिनेट मिशन प्लान आया, उसने लीग और कांग्रेस को पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर पेश किया और क ख ग घ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया, पूरी व्यवस्था करी कि भाई यहाँ पर इतने % सीट रिजर्व होगी, यहाँ पर ये व्यवस्था की जाएगी। कुल मिला के कांग्रेस और लीग जो है ना वो संतुष्ट हो गए। यहाँ पर कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की वो बात तो खारिज कर दी जो मुस्लिम लीग बोल रही थी ना कि 2 संविधान सभा होनी चाहिए, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो बार बार मुस्लिम लीग 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या इस तरह की बातें क्यों कर रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग को पता था कि इंडिया में मुस्लिम्स माइनॉरिटीज में है। ठीक है, अब चाहे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने या एक सरकार बने, आपने स्कूल में देखा होगा कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो क्लास में अगर आप रिलीजियस बेस देखो पॉपुलेशन, हिंदू ज़्यादा बच्चे दिखाई देंगे, मुस्लिम थोड़े कम दिखाई देंगे, सिख और कम दिखाएंगे, क्रिश्चियन और कम दिखाई देते हैं। हमारे क्लास में तो एक बच्चा क्रिश्चियन हो जाए तो सब लोग सोचेंगे उसका दोस्त बनाए, क्योंकि बहुत कम। तो बेसिकली उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये नहीं कि राइट्स नहीं, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, पॉपुलेशन कितनी है, मेजॉरिटी में जिसको फॉलो करने वाले वो हर जगह दिखेंगे। फिर अगर किसी का रेशियो 20% है, वो तो डिस्ट्रीब्यूट होगा इंडिया में, तो उनकी जगह जगह कम दिखाई देगी। कोई 1% ही पॉपुलेशन का है तो वो और डिस्ट्रीब्यूट हो गए, वो और रेयर दिखाए। आप समझ चुके, तो बेसिकली उनका रेशियो क्या है, इससे उनके राइट्स नहीं जा रहे। लेकिन हाँ, जब भी बात आएगी वोट्स की तो वहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि उनकी संख्या कम है तो थोड़ा सा उनके पास में वोटिंग राइट कम होंगे, मेजॉरिटी में कम आएंगे। तो मुस्लिम लीग उसको लेकर बड़ी डरी हुई थी। इसी वजह से मुस्लिम लीग बोल रही थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ना हो, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो, एक अलग से मुस्लिम लीग का बने। तो ये जो कैबिनेट मिशन था इसने इस बात को खारिज कर दिया कि नहीं भैया, कोई 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनेगी, एक ही संविधान सभा बनेगा। उस एक ही संविधान सभा में हर एक माइनॉरिटीज के हितों की रक्षा का प्रावधान किया जाएगा। तो कैबिनेट मिशन ने जो भी बातें बोली, कुल मिला के कांग्रेस और लीग इन दोनों में ही ज्यादा मतभेद चल रहा था, दोनों ही संतुष्ट हो गए। दोनों संतुष्ट हो गए तो फिर जो कैबिनेट मिशन था उसने अपना पूरा का पूरा प्लान पेश कर दिया और कैबिनेट मिशन प्लान को दोनों ने ही स्वीकार कर लिया। ठीक है, मुस्लिम लीग और उसने स्वीकार कर दिया। कैबिनेट मिशन ने बोला कि ठीक है, जल्दी आपका चुनाव कराते हैं। जुलाई 1946 में उसने व्यवस्था करी, उसने बोला कि भाई पूरे देश से 389 मेंबर्स को चुना जाएगा और ये जो मेंबर्स हैं चुना भी जाएगा और कुछ रियासतों से भी आएंगे, क्योंकि भारत में बहुत सारी रियासतें भी थी ना। तो इन्होंने बोला कि पूरे देश, भारत मतलब आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी, 389 मेंबर्स पूरे देश से आएंगे। ये जो मेंबर्स होंगे इसमें जो ऐसे क्षेत्र हैं ब्रिटिश इंडिया के अंडर में, वहां पर तो चुनाव होगा और बाकी जो क्षेत्र है रियासतें, रियासतों में चुनाव नहीं होगा। वहां पे रियासत के जो राजा होंगे वो अपने हिसाब से मनोनीत करके लोगों को भेज देंगे।
389 किस हिसाब से डिसाइड किया? अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन 10 लाख का एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया, लगभग 29 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन थी, उसके हिसाब से ये रिप्रेजेंटेशन निकाला गया। ठीक है, इलेक्शन होता है नवंबर में, फाइनली बन जाती, वो सारी चीजें आपके पॉलिटी का पार्ट है, वो सब आप वहां पर पढ़ चुके होंगे अभी तक। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अंग्रेजों की भारत से वापसी क्यों आवश्यक थी। क्या ऐसा कारण था कि लग रहा था कि भाई अब अंग्रेजों को भारत से निकल जाना चाहिए? सरकार विरोधी संघर्ष में राष्ट्रवादियों की सफलता, लगातार राष्ट्रवादी जो है वो जिस तरह से संघर्ष चला रहे थे, सरकार जो है हाथ खड़े कर चुकी थी, उन्हें दिखाई दे रहा था कि अब स्थिति हमारे फेवर में नहीं है। ठीक है, एक होता है ना कि लौटने वाली स्थिति आ जाती है, जैसे मम्मी पापा है एक, हाँ हस्बैंड वाइफ, इसके 4 बच्चे हैं। ठीक है, अभी उन चारों को लेकर गए, चलो भैया मेला घुमा कर लाते हैं। अब पहली बार ये जब मेले में गए तो इन्होंने पेरेंट्स से कुछ डिमांड करा कि भैया हमको ये फलाना खिलौना दिला दो। इसके मम्मी पापा ने 2-2 झापड़ मारा, एंट्री हुई, एंट्री के बाद इधर सीधे एग्जिट पे पहुंच गए। अगली बार ये फिर गए, फिर इन्होंने कुछ डिमांड करी, थोड़ा बहुत रो लिए तो इन्होंने 1-2 बलून वगैरह पकड़ा के निपटा दिया, 1-2 झापड़ लगा के बाहर निकल गए। अब इनको ये समझ में आया कि अच्छा रोने से मिला है, अगली बार थोड़ा और ज्यादा रोएंगे। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये मतलब जमीन में हाथ छुड़ा के लौटने लग जाए, मतलब बिल्कुल कि अब कुछ नहीं, अब तो हमको चाहिए, हमको ये गाड़ी चाहिए, गाड़ी ही चाहिए, अब हम गुब्बारों बारे में नहीं मानेंगे, है ना। तो ऐसी स्थिति में ये समझ जाएंगे कि अब हमको चीजों को अलग हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा ही भारत में आ गया था समय कि वो क्विट इंडिया मूवमेंट ने दिखा दिया था कि नहीं, अब समझौता है ही नहीं, अब तो तुम भारत से बाहर ही जाओ, किसी भी सिचुएशन में हम तुम्हारे रूल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो चीज इनको दिखाई दे दी गई थी। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य भारतीय सिविल सेवा का भारतीयकरण, इवन जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसमें हम ही आ चुके थे। आईसीएस का एग्जाम हो रहा था, उसमें इंडियंस बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। इंडियंस इतने ज़्यादा बुद्धिमान थे कि वहाँ पर जाकर क्या बोलते हैं एग्जाम भी क्रैक कर रहे थे और सिविल सर्विसेज में रोल भी प्ले कर रहे थे। तो ये जो भारतीय सिविल सेवा है ना, यही बेसिकली क्या होता है, देखो आज हमारी सरकार है, सरकार में लीडर कोई भी हो, लेकिन वो शासन कैसे चलाती है? शासन तो वो चलाती है देश के ही जितने भी अधिकारी होते हैं सिविल सर्विसेज के, उन्हीं के माध्यम से ना, वही तो एग्जीक्यूशन का काम करते हैं चीज़ों को ग्राउंड लेवल पर। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर होता है किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए। इसमें पहले ब्रिटिश थे, अब इसमें भारतीय आ रहे हैं। तो जो भारतीयकरण हुआ उससे ब्रिटिश के लिए थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। अंग्रेज सरकार की समझौता और दमनकारी नीतियों की अपनी सीमाएं थी। कितना वो समझौता करती, समझौता तो तब करेगी ना जब हम समझौता मानने के लिए तैयार हैं। हमारी वो लौटने वाली स्थिति थी कि अब हम कोई समझौता नहीं, हमको आज़ादी चाहिए, मतलब चाहिए। और दमन तुम कितना करोगे, मतलब तुम क्या कर लोगे? तुम क्या तोप पे लगा लगा के उड़ा दोगे? और अब तुम तोप पे लगा के उड़ाओगे, क्या दुनिया नहीं देखेगी? तो उसके दमन करने की भी अपनी एक सीमा थी। अगर बहुत ज्यादा ब्रिटिश इंडियंस की बात मान ही लेगी तो वो भी ब्रिटिश के लिए क्या हो जाएगा कि भैया कांग्रेस के हिसाब से ही अब ये चल रही है, उनके लिए अपमानजनक हो जाएगा। और दमन कर रही है तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अब चीजें जा रही हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा दमन भी नहीं कर सकती थी। तो कुल मिला के उनको समझ आ रहा था कि समझौता, दमन किसी भी व्यवस्था से हम भारत में और रूल नहीं कर सकते। संविधानवाद ने राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार तेजी से किया। आजाद हिंद फौज के लिए जो पूरा देश एक हुआ था, उसने भी ब्रिटिश की आंखें खोल दी थी कि अब हमारे देश, इस देश में रहना सुरक्षित नहीं है। जन आंदोलन की समाप्ति के लिए समझौता अनिवार्य। देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट लगातार डरी हुई थी, उसे पता था कि 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट तो हमने सप्रेस कर दिया जैसे तैसे, लेकिन इस आंदोलन की समाप्ति किसी संतुष्टि के साथ नहीं हुई है। हमने मार पिटाई करके शांत तो कर दिया, दमन करके, लेकिन जल्दी ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट सामने आ सकता है, तो इसके लिए जल्द से जल्द हमें समझौता करना पड़ेगा, वरना दोबारा जन आंदोलन चालू हो जाएगा। भारत में इकोनॉमिकली भी चीजें क्राइसिस में ही जा रही थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और स्थिति दयनीय हुई। तो फिर ब्रिटिश को लगा कि भारत में कुछ अकाल वगैरह भी पड़े थे इसी समय, कि भाई अब भारत में रूल करना सही नहीं है, इकोनॉमिकली भी चीज़ें ठीक नहीं है, और जो अकाल वगैरह पड़ रहा है उससे जब भी लोग मरेंगे तो इससे क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल पे ब्रिटिश का इमेज डाउन होगा ना। तो ये कुल मिलाकर ब्रिटिश को समझ में आ गया था कि इज्जत से भारत से निकल जाओ, इज्जत से निकल जाओ, क्योंकि अब पूरा विश्व देख रहा है कि ब्रिटेन भारत में क्या कर रहा है। तो यहाँ पे छीछा लेदर करने की जगह इज्जत से निकल जाओ, इनको इनका शासन सौंपो और निपटो यहाँ से, वरना स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है, बाकी ये मैं आपको बता चुकी हूँ, कैबिनेट मिशन का पूरा डिटेल इसमें वही बता रखा है कि कैबिनेट मिशन योजना कैसे लाई गई। 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचता और दिल्ली पहुंच के इसने पूरा अपना दोनों के सामने प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में फाइनली दोनों ही मान चुके थे इसकी बात को।
बेसिकली मेजर मेजर इनका क्या था वो थोड़ा सा देख लेते हैं। पूर्व पाकिस्तान के गठन की मांग अस्वीकार कर दी थी इसने। इसने बोला था कि कोई पाकिस्तान वगैरह इस तरह का अलग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, एक ही देश के रूप में आज़ादी मिलेगी। सांप्रदायिक आत्मनिर्णय से नई समस्याएं हो सकती हैं। विभाजन से प्रशासनिक और आर्थिक समस्याएं, मतलब इसके सामने बहुत सारी चैलेंजेस थे कि अगर हम पार्टीशन बाई चांस कर रहे हैं, इसने बोला था पार्टीशन देखो नहीं करना चाहिए, पार्टीशन करने से बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, इकोनॉमिकली भी एडमिनिस्ट्रेटिवली भी चैलेंजेस होंगे। आप आर्मी को कैसे बांटोगे, आप नेवी को कैसे बांटोगे, है ना। वहां पर और ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न आ जाते हैं ना, सशस्त्र बल आपका ही है, अब दूसरा देश उसमें आधा चला गया, अब उसकी सारी सिक्योरिटीज रिलेटेड चीजें आपको पता है, आपके वाले को उसकी पता है, थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो इस वजह से इसने डिनाई किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्रांतीय विधान, हालांकि इसने पूरा स्ट्रक्चर पेश किया, इसने स्ट्रक्चर पेश किया कि कैसे कैसे आपको हम आप जो माइनॉरिटीज है उनके हितों की रक्षा करेंगे, और उनके हितों की रक्षा के लिए इसने जगह जगह पे व्यवस्था की कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, जो हमारा लेजिस्लेचर है वहां पर हम त्रिस्तरीय विभाजन करेंगे, 3 समूह ले आएंगे, मुस्लिम लीग का अलग से रिप्रेजेंटेशन होगा, ये सारी बात इसने कही। अब इन सारी बातों को कुल मिलाकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस बातों से संतुष्ट हुए, और संतुष्ट होने के साथ ही फाइनली कैबिनेट मिशन ने हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रोविजन रखा, उसको दोनों पार्टीज ने मान लिया और हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाता है। और उसी बीच आ जाती है डिमांड किसकी, पाकिस्तान की, वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। विभाजन, सांप्रदायिक दंगे और देश को आज़ादी, ये सारा हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, तो इसको हम आगे में कंटिन्यू करेंगे। बाकी अगर सेशन इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इस सीरीज़ को फॉलो करो। ऑलमोस्ट जो है चैनल जो हमारा ये सीरीज़ है ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, तो इसको आप अच्छे से फॉलो करिए। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा अगर आपको हमारा सेशन इन्फॉर्मेटिव लगता है तो। कोई डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए सेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।